साथ द फर्स्ट थिंग वाज कि इलेक्शन कमीशन ने एक रेफरेंस को एंटरटेन किया और उस रेफरेंस टाइम बार्ड था, वो एक बोगस किस्म का रेफरेंस था। उसको चलाते हुए इलेक्शन कमीशन इस बात की तरफ चला गया कि कंप्लेंट भी फाइल की जाए। उस कंप्लेंट की सज़ा की वजह से हमें क्या इक़दाम करना पड़ा कि हमारे जो इलेक्शन हो चुके थे उस इलेक्शन को पाकिस्तान में 175 पॉलिटिकल पार्टीज रजिस्टर्ड है। ऑन एंड ऑफ 10 से लेकर 18 तक पॉलिटिकल पार्टीज दे मेक इट टू द पार्लियामेंट। और उन 175 पार्टीज जो है वो 1960 के कानून के मुताबिक अपनी इंट्रा पार्टीज इलेक्शन कराती है और वहाँ जमा करती है। और हमने जो इलेक्शन किए थे और सबसे बेस्ट किए थे, इलेक्शन कमीशन ने उस पर एतराज़ लगाया और एतराज़ ये लगाया कि ये इलेक्शन आपके आईन के मुताबिक नहीं हुए हैं, उससे हम डिसएग्री करते हैं। लेकिन खान साहब ने आखिरी दिन चूँकि टाइम शॉर्ट था तो खान साहब ने अपनी चेयरमैनशिप की कुर्बानी दे दी, इसलिए कि लोगों को पीटीआई का जो आइडेंटिटी है और पीटीआई का इलेक्शन सिंबल है बेट, वो बच जाए। इन सर्कमस्टांसेस में हमको ये स्टेप लेना पड़ा और ये इक़दाम करना पड़ा। खान साहब के ख़िलाफ़ 180 केसेस बनाए गए, वो सारे बोगस है। कोई ऐसा पुलिस स्टेशन नहीं रहा जहाँ खान साहब के ख़िलाफ़ केस रजिस्टर नहीं हुआ। कोई ऐसा जुर्म नहीं रहा जिसको उस एफआईआरों में डाला नहीं गया। हर मरतबा जब हम कोर्ट में जाते हैं तो हमारे ख़िलाफ़ अगर केस चलता रहा तो वो घंटों के हिसाब से चलता रहा। और जब हम दरख्वास्त देते रहें, चाहे वो हाई कोर्ट हो चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, तो या लगा नहीं, या लगा तो जजमेंट रिजर्व हुई, या ऑर्डर आया तो एडवर्स आया, जिसका आज हम अंदाज़ा भुगत रहे। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मियाँ साहब जिस वक्त वापस आए न उनकी सज़ा सस्पेंड हुई, उसके बावजूद वो बेल पे चले गए। और 2 महीने से कम अरसा में जिस वक्त मियाँ साहब आए उनके सारे केसेस ख़त्म हुए। और वो अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जिसने सारे केसेस बनाए थे और वो सुप्रीम कोर्ट जिसके सामने ये केसेस आए थे, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम हाई कोर्ट के सामने अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का वकील जब खड़ा हुआ तो उसने मैक्सिमम ये कहा कि मुझे फ़कत आधा घंटा चाहिए। ये कैसे मुमकिन है कि जो ट्रायल कई महीने चला हो, जिसकी कई बिलियंस वर्थ एलिगेशंस हो, वो 30 मिनट्स में कैसे कंक्लूड हो सकता है? और इवेंचुअली उसको ये कंसीडिंग स्टेटमेंट देनी पड़ी कि हमारा केस तो मफरूज़े पे मबनी था और मियाँ साहब की इसी तरीके से एक्विटल हुई। लेकिन फिर भी मियाँ साहब को अगर आप सुनेंगे, सो ही इज़ अ बेटर एंग्री मैन। उसके जहन में अभी भी कहता है मेरी हुकूमत क्यों ख़त्म होगी, अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी। उसके जहन में अब भी इंतकाम है। खान साहब के जहन में, खान साहब के दिल में, खान साहब की बातों में कोई इंतकाम नहीं। खान साहब से मैं जब भी मिलता हूँ तो उन्होंने मुझसे कभी भी नहीं पूछा कि मेरे केसेस कब होंगे, कब मैं निकलूँगा, कब जल्दी हूँगा। जब भी वो पूछते हैं तो वो पाकिस्तान के अवाम, इसके इकानमी और आप लोगों का पूछते हैं। अगर आप नवाज शरीफ की बेटी को भी सुने तो जब भी वो जिक्र करती है वो करती है अपने वालिद की। वो शायद एक वालिद की बेटी तो ज़रूर है, पर उसकी वालिद, उसकी आवाज़ में आपको कौम की बेटी नज़र नहीं आएगी। और अगर ऐसी सियासतदान होते हैं वो कभी आपकी फलाह का नहीं सोच सकते। मैं आपके सामने अगर खड़ा हूँ तो ये जमहूरियत की सबसे बड़ी मिसाल है। ख़ासकर ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इसको देख रहे होंगे उनके लिए एक जिंदा मिसाल है। आप लोग प्राउड है कि पाकिस्तान में भी ऐसा मुमकिन है कि एक आम ऑर्डिनरी वर्कर आकर के वो चेयरमैन पीटीआई बन जाता है। ये शायद आपने अमेरिका, यूके में सुना होगा, लेकिन फर्स्ट टाइम आप पाकिस्तान में सुन रहे हैं। यहाँ एक एलीट क्लास न सिर्फ रिसोर्सेज पे काबिज होते हैं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरशिप पे भी काबिज होते हैं। यहीं से वो अपना सारा मनदन चलाते हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ और ये आपके और आपके बच्चों के लिए, मैं समझता हूँ हमारे ऑन बिहाफ ऑफ आवर चिल्ड्रन ये ऑब्लिगेशन के उनको बताए। जिस तरह अमेरिका में कहते हैं एनीवन कुड बी एनीथिंग, सो यही है। और पीटीआई ने, खान साहब ने जेल में होते हुए इसकी इब्तिदा की है। हमारी दुआ है कि जल्द से जल्द खान साहब हमारे दरमियान हो। लेकिन इस वक्त जो हमने मैनिफेस्टो बनाया आगे वाले इलेक्शन के लिए, ये 150 पेज पे मबनी है। बहुत जल्द इंशाअल्लाह ताला उसको हम डिस्क्लोज करेंगे। उसमें बहुत सारे रिफॉर्म लेके आ रहे हैं, जुडिशरी के रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं जिससे हम होके गुजरें, पुलिस में रिफॉर्म्स लेके आते हैं,
آپ کی پراپرٹی کی سپورٹ کے لیے ہم ریفارمز لے کے آتے ہیں. اوورسیز کو مور اپرچونٹی دینے کے ریفارمز لے کے آتے ہیں. جوڈیشری کے لیے ججز کے تعین کار کے طریقے میں ریفارمز لے کے آ رہے ہیں. اور آپ لوگوں کی انویسٹمنٹ کو سپورٹ دینے کے لیے انشاءاللہ تعالی ہم ریفارم لے کے آ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ ہم کے ساتھ شیئر کریں گے. وقت زیادہ ہو گیا, میرے آپ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کرے خان صاحب جلد سے جلد باہر ہو اور آپ کے سامنے ہو. لیکن سب لوگوں سے ایک ہمارا عہد ہے, یاد رکھ لینا خان صاحب کی یہ آواز ہمیشہ رہے گی. ان کی آواز اپنے لیے نہیں انہوں نے اٹھائی. اگر اپنے لیے آواز اٹھانی تھی تو جس وقت یہ ڈیسیجن ہونا تھا کہ چیئرمین کو کس کو بنائے, تو ایک آپشن آیا اپنی بیوی کو بنائے, دوسرے میں بہن کو بنائے, تیسرے نے کہا بیٹے کو بنائے. تو خان صاحب کی آواز یہ تھی کہ میں 27 سال سے اسٹرگل کر رہا ہوں انہی اسٹیٹس کو ختم کرنے کے لیے. میں یہ نہیں کر رہا ذات کے لیے, یہ میں پاکستانی عوام کے لیے کر رہا ہوں. میں اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ پاکستان کی عوام کو کچھ ملے. میں ذاتی نہیں کر رہا ہوں. اگر آپ کا ایسا لیڈر ہو انشاءاللہ تعالی یاد رکھ لینا پاکستان ترقی کرتا جائے گا انشاءاللہ. ہم کسی سے انتقام نہیں لے رہے, لیکن ہم نے ہر عدلیہ کے سامنے ایک پلی رکھی ہے کہ ہماری بھی رائٹ ہے, ہمیں بھی پروٹیکٹ کرے. سپریم کورٹ ہم جاتے ہیں, سپریم کورٹ میں ہم نے کہا کہ عدلیہ سے آپ ریٹرننگ افسران لے لیں. اگر ریٹرننگ افسران حکومت کے ہوں تو بڑا خدشہ ہے کہ الیکشن میں ریگنگ ہوگی, اور اگر اس مرتبہ الیکشن میں ریگنگ ہوئی تو بہت افسوس ہوگا. اس لیے آج سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹ دونوں سے ہماری یہ استدعا تھی کہ اگر آروز تعینات ہونے ہیں تو وہ صرف اور صرف جوڈیشری سے ہو. مجھے امید ہے عدلیہ اگر جوڈیشری سے آروز کو نہیں لیتی, سپریم کورٹ یہ ڈائریکشن ضرور دے گی کہ الیکشن بہرحال فری, فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہو. اللہ آپ کو خوش رکھے. پاکستان پائندہ. کی قسم ہم کو ہم بھول نہ پائیں گے, یہ وقت تمہارا ہے, ہم تاریخ بنائیں گے. تو جھوٹ کا چہرہ میں سچ کا دیدار ہوں, ظالم کی بیعت میں کرنے سے انکار ہوں. جو وہ مجرم ہے نظروں میں